हेलो दोस्तों, आज हम ग्रुप डी में छपने वाला साइंस का टॉपिक लेकर आ गए हैं। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसमें जो है ये टॉपिक से कम 4 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है ये क्लास। देखिए, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक 100% आएगा ही। तो यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगी। देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में इतने सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हम कोशिका की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ग्लाइकोलाइड, केंद्रक, रसधानी, इसके अलावा तारकाय, कोशिका विभाजन, और यहाँ पे लवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवधारियों का वर्गीकरण, ये पूरे टॉपिक हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसको करवाऊंगी एक वन लाइनर के फॉर्म में। उसके बाद इसमें जितने भी टॉपिक है ना ये सारे, उसका पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाने वाली हूँ। तो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है ना, या फिर कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, उसमें से आपको कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आपको बस ध्यान से इसको पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे है जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका। आगे देखते हैं, कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लिवेन हॉक ने किया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया था किसने? स्लाइडन एवं सॉन ने। और कब किया था? 1838-39 में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, आगे है केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक जीवाणु की। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक जीवाणु की। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तो ये होता है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की ग्यूनल सेल। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम। अगला है, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया? पुरकिंजे ने सन 1839 में दिया। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हैक्सेल का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था किसने दिया था? सोल्ज ने दिया था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण जो है वो कोशिका भित्ति कहलाता है। और ये क्वेश्चन ना ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिका में। ये क्वेश्चन भी, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये पूरे क्वेश्चन ना ग्रुप डी के एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसको रट लीजिएगा अच्छे से। कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो पादप एवं जंतु दोनों में। ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या? कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली ही कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली काहे की बनी होती है? तो ये लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक है, जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किसने किया? तो ये प्रचलित किए थे कैरोलस लीनियस ने ही सन 1753 में। ठीक है, अगला है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया? तो ये 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था रॉबर्ट एच.वी. टेकर ने सन 1669 ईस्वी में। ठीक है, अगला है, समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन सा है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप और जंतु। ये टोटल 5 समस्त 5 जीवों का जगत का वर्गीकरण है। नेक्स्ट है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? तो मोनेरा जगत में। ठीक है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो मोनेरा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है,
मोनेरा जगत के सदस्य हैं कौन कौन है? जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है यानी कि साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोष की यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? एक कोष की। और यूकैरियोटिक जीव तो प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन से हैं? शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एकदम मतलब एग्जाम में आने वाले पूरे पॉइंट हैं। ठीक है, अगला है जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज लेवनहॉक ने किया था सन 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो लेवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु नाम दिया था, किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने दिया था 1829 में। कोष की संरचना वाला छोटा जीव क्या कहलाता है? जीवाणु। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइबोजियम, राइजोबियम है। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, कौन करता है? राइजोबियम। ठीक है, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस है। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। ठीक है, अगला है जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है। जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, किस प्रकार का? तो 17S वाला। प्रोटोजोवा होता है। प्रोटोजोवा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोवा शब्द का प्रथम प्रयोग गोल्डफस ने किया था। चलिए, अगला पॉइंट है, प्रोटोजोवा शब्द के जंतु हैं। प्रोटोजोवा संघ के जंतु कौन कौन से हैं? अमीबा, युगलिना, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा और हिस्टोलिका। ठीक है, ये प्रोटोजोवा संघ के जंतु हैं। हरा प्रोटोजोवा क्या कहलाता है? युगलिना कहलाता है। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है, क्या होता है? विषाणु। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। विषाणु की खोज किसने किया था? इवान वस्की ने 1892 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। अभी जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे ना एमसीक्यू, तो पूरे क्वेश्चन जो है यहाँ के वहाँ आ जाएंगे, तो आपका पूरा 100% जो है पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं काहे के? तो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, विषाणु का आकार कैसा होता है? 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है विषाणु का आकार। रासायनिक रूप से विषाणु होता है, क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रेवरेंट्स ने 1801 ईस्वी में किया था। ध्यान रखिएगा, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछ लेते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जैव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। भारत में चिकित्सा के जनक कौन है? तो चरक। अगला हमारा पॉइंट है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को कहा जाता है। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, क्या? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। हिस्टोरिया एनिमैलिसियम पुस्तक किसकी है? तो अरस्तु की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट, अगला पॉइंट है, हिस्टोरिया प्लांट्रम पुस्तक किसकी है? तो थियोफ्रास्टस की है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो अब आगे का जो पॉइंट है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो बेंडा ने नाम दिया था। ध्यान रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं होता? जीवाणु में नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य मैट्रिक्स कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी की इकाई होती है, एटीपी इकाई होती है ऊर्जा की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट है ना, बिल्कुल मैं जो मतलब आ रहे हैं एग्जाम में वही वही पॉइंट को यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? क्रेब्स चक्र की खोज की थी हैंस क्रेब्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का दिल क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्लॉजी काय की खोज किसने किया था? तो ग्लॉजी काय की खोज किया था कैमिलो ग्लॉजी ने। ठीक है, नाम से ही आप समझ जाएंगे। अगला हमारा पॉइंट है ग्लॉजी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ग्लॉजी काय की क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, ग्लॉजी काय का ट्रैफिक पुलिस यानी कि यातायात प्रबंधक क्या कहलाता है? तो सॉरी, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी कि यातायात प्रबंधक क्या कहलाता है? तो ग्लॉजी काय कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट जो है, यातायात प्रबंधक या फिर ट्रैफिक पुलिस इंपॉर्टेंट है। ग्लॉजी काय का मुख्य कार्य क्या है? ग्लॉजी काय का मुख्य कार्य है श्रवण करना। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण ग्लॉजी काय द्वारा होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने सन 1948 में की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम भी हमने माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लॉजी काय, अब यहाँ पे लाइसोसोम वाला पॉइंट आ गया है। लाइसोसोम एक प्रकार का क्या होता है? तो लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। ठीक है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का एटम बम कहलाता है। कोशिका का एटम बम क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट अब यहाँ पे हम देख लेते हैं राइबोसोम का भी वन लाइन देख लेते हैं। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो पैलेट ने किया था 1953 में। राइबोसोम बने होते हैं, तो राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, राइबोसोम का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है राइबोसोम का निर्माण? तो केंद्रिका द्वारा होता है। ठीक है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम एवं 80S राइबोसोम, यानी कि 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 17S राइबोसोम। ठीक है, यूकैरियोटिक में 18S राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ठीक है, कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है। कोशिका प्रबंधक का कार्य कौन करता है? तो केंद्रक करता है। ठीक है, कोशिका का दिमाग कहलाता है क्या? केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन केंद्रक का मुख्य भाग है। ठीक है, क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का। हिस्टोन, प्रोटीन व डीएनए का बना होता है। ठीक है, क्रोमैटिन। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। रसधानी कोशिका की निर्जीव रचना है। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तारका यानी कि सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? तो सेंट्रोसोम की खोज बावेरी ने किया था। तारका यानी कि सेंट्रोसोम पाया जाता है जंतु कोशिका में। ये जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये वाला चीज, ये वाले जो पॉइंट है ना, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? तो केंद्रक विभाजन की क्रिया कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक यानी कि जनन कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन, लैंगिक यानी कि जनन कोशिकाओं में। ठीक है, असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज
फार्मर व मुरे ने किया था। लवक यानी कि प्लास्टिक पाया जाता है कहाँ? पादप में पाया जाता है, ओनली पादप में। ठीक है, अगला पॉइंट है लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। अगला पॉइंट है पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? तो हरित रवण के कारण। ठीक, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों के पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है क्या? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, कोशिका का रसोई ग्रह या फिर कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवण को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपीन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण है जैंथोफिल। ठीक है, पपीता में पीला रंग का कारण क्या है? तो पपीता में पीला रंग का कारण है कैरिका जैंथीन। सेब में लाल रंग का कारण क्या है? सेब में लाल रंग का कारण है एंथोसायनिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 2 पॉइंट और बचा है, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिर्च में लाल रंग का कारण क्या है? मिर्च में लाल रंग का कारण कैप्सेंथीन है। गाजर में कौन सा वर्णक होता है? तो गाजर में कैरोटीन वर्णक होता है। तो ये जितने भी मैंने 1 लाइन फैक्ट के रूप में बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आपसे बन जाएगा अगर आपने 1 लाइन फैक्ट को अच्छे से कर लिया है तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे अल्टमैन ने। ठीक है, अल्टमैन, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2nd नंबर का, प्रोटोजोवा संघ के जंतु कौन है? प्रोटोजोवा संघ के जंतु हैं अमीबा भी है, युगलिना भी है, प्लाज्मोडियम भी है। अभी हमने पिछले 1 लाइन फैक्ट में पढ़ा था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन है लैमार्क, अरस्तु, चरक या फिर ल्यूवेनहॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अरस्तु। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं अरस्तु, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा था ना, तो कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? तो शैवाल भी होता है प्रोटिस्टा जगत में, कवक भी होता है, प्रोटोजोआ भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है जीवाणु की खोज 1683 में किसने की थी? जीवाणु की खोज हुई थी 1683 में, और इसकी खोज जो है किसने किया था? चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। ऑप्शन ए है एहरेनबर्ग, ऑप्शन बी है लिवेनहॉक, ऑप्शन सी है राबर्टहुक, ऑप्शन डी है हिप्पोक्रेटस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, जीवाणु की खोज किया था लिवेनहॉक ने, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से बन रहा होगा क्योंकि हमने ये जितने क्वेश्चन है ना सभी के सभी लगभग फैक्ट में लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बन ही जाएगा। जीवन की मूलभूत इकाई हमारी कोशिका है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर का हमारा क्वेश्चन है संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव क्या है? संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव जो है वो है विषाणु। ठीक, क्या है? विषाणु, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? बताइए, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है किसकी बनी होती है? पूरा ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। फास्फोलिपिड्स की, लियोप्रोटीन की, फास्फोलियोप्रोटीन की या फास्फोप्रोटीन की। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी बताइए आप लोग। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोलियो प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स दोनों की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, सेल्यूलेज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलेज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलेज जो है वो पौधों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं थियोफ्रास्टस। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का श्वसन केंद्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। ठीक है, किसने समझाया था? लैमार्क ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन में आपको दिखा देती हूँ, सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी बायोलॉजी, ऑप्शन सी दिखा देती हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा टैक्सोनॉमी, ऑप्शन डी हो जाएगा फिजियोलॉजी। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टैक्सोनॉमी। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों से बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। देखिए मोनेरा जगत में जीवाणु भी शामिल है, नीलहरित शैवाल भी शामिल है, माइकोप्लाज्मा भी शामिल है। तो कौन सा नहीं है? तो कवक जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये जो है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? ऑप्शन है प्रोटिस्टा, ए ऑप्शन है, ऑप्शन बी है मोनेरा, ऑप्शन सी है प्रोटोजोवा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से ना तो मोनेरा में ना तो प्रोटोजोवा में किसी में शामिल नहीं किए गए हैं इसे। ठीक है, विषाणु को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर का, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटेकर। ठीक है, हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया था, ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो किस वैज्ञानिक ने कहा है कोशिका और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार? ऑप्शन में आपको दिखा देती हूँ, वॉन मॉल है, हैक्सले है, लैमार्क है और डार्विन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैक्सले ने कहा है। किसने कहा है? हैक्सले ने कहा है, ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्लाइडेन-इवनसन ने। ये तो सभी आप लोगों से बन गया होगा, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडाणु। ठीक है, अंडाणु हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषाणु है, विषाणु क्या है? तो विषाणु जो है वो एक अकोशिकीय है। ठीक है, अकोशिकीय है विषाणु, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है। कोशिका के केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन है, तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एटीपी किसकी इकाई होती है? एटीपी किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की होती है, दाब की, ताप की, काय की इकाई होती है एटीपी? तो एटीपी ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो जीवाणुओं में 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जो किए थे वो किए थे जोसेफ लिस्टर ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किए थे रॉबर्ट कोच ने। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किए थे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस है। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, काइटिन की बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कोशिका भित्ति जो है हमारी, ये तो बन जाना चाहिए आपसे, सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर का, क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्रेब्स चक्र हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको हमने वन लाइन फैक्ट में पढ़ा था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो पादप कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति, ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी किसे जाना जाता है? ऑप्शन में दिखा देती हूँ। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है लिस्मैनिया, ऑप्शन डी है यूग्लेना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यूग्लिना। ठीक है, क्या होगा? यूग्लिना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है बताइए? लाइसोसोम हमारा पाचन केंद्र है। ठीक है, हमने देखा था ना, लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम है जो ये हमारा पाचन का कार्य करता है। तो पाचन केंद्र है, ऑप्शन ए जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किसमें होती है? बताइए गुणसूत्र की संख्या सबसे कम जीवाणुओं में होती है। ठीक है,
जीवाणुओं में सबसे कम होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? बताइए, अचल संपत्ति के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड को किसको जाना जाता है? कोशिका के अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है न्यूक्लिक एसिड को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसमें असूत्री विभाजन होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, असूत्री, समसूत्री, ससूत्री विभाजन। तो किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? तो समसूत्री विभाजन जो है ये टोटल 5 चरणों में पूरा होता है। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में टोटल कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है? 46, 23 के जोड़े में होती है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? सबसे बन जाना चाहिए। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ठीक है, कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? जल्दी बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लास्टिड। ऑप्शन सी जो हो जाएगा, प्लास्टिड जो है सबसे बड़ा कोशिकांग है इन चारों में से। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लॉजी काय का प्रमुख कार्य क्या है? ग्लॉजी काय का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, श्वसन, कोशिका का विभाजन शुरू करना, पाचन, रस उत्पन्न करना या फिर श्रवण करना। बताइए ग्लॉजी काय का प्रमुख उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण करना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? ब्राउन ने किया था। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या थैली क्या कहलाती है? कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है राइसोसोम, राइबोसोम, ग्लॉजिकाई या इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम कहलाती है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ध्यान रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट इसका राइट आंसर होगा, क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो लाइकोपीन, हमने पढ़ा था वन लाइन फैक्ट में, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ऑप्शन सी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? बताइए। हल्दी में पीला रंग जो है जैंथोफिल के कारण होता है। ठीक, जैंथोफिल के कारण। ऑप्शन सी जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या सहायक होता है? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे ने। ठीक, डी डुबे ने किया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बीटल एवं टैटम ने। किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने किया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके बने होते हैं?
राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम हमारे आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का एटम बम कहलाता है। कोशिका का एटम बम क्या कहलाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने इसमें टोटल 7 क्वेश्चन कर लिए और बहुत सारे हमने वन लाइन फैक्ट में देखा, फिर उसको हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर किया। तो इससे आपका पूरा अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिका विज्ञान में हमने बहुत सारे टॉपिक किया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मतलब बन जाएंगे कोशिका से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक इसमें हमने स्टार्टिंग में ही बताया है, कवर किया है। तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इससे पूछा जा रहा है, क्योंकि मैंने पूरे सभी को एक साथ कवर कर लिया है। तो इसी प्रकार मैं मतलब हर डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास लाती रहूँगी। आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों से सही बने। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।